अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो उसके बाद आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए लेके आए हैं आज पेपर सेट प्रीवियस CTET का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास CDP। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करता है। यानी शिक्षा क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या सिलेबस है, ये जो शब्द है, ये किसकी ओर संकेत है? इसका संकेत क्या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तुओं की ओर है, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में उपयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। अब देखिए, इसमें शिक्षण पद्धति जो है ये पढ़ाई जाती है, कहाँ पढ़ाई जाती है? स्कूल के अंदर में। अब स्कूल में ही होता है, बच्चों का मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 2। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। छोटी कक्षाओं में शिक्षण में खेल पद्धति किस पर आधारित है? शारीरिक विकास कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, या शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो देखिए, आप पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञानी चाहिए, इसका राइट आंसर यही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम क्या है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का, सिखाने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता का नियम। तो देखिए क्या है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो है सीखने का प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर है सेकंड, सीखने का प्रभाव नियम। चौथा प्रश्न देखते हैं, डिस्लेक्सिया क्या है? ये है पठन विकार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है अन्य समान बच्चों के साथ। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, यानी कि आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना नहीं करने का है। विद्यार्थी को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, यानी विद्यार्थी की उपाधि देना। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यह 7वां प्रश्न है हमारा, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्तित्व में नवीनता, जिज्ञासा।
तो इसका राइट आंसर है झगड़ना, दूसरों के साथ झगड़ने प्रतिभाशाली की वो नहीं है। 8वां प्रश्न देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ कर सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? बच्चे अपनी समझ का सृजन खुद ही करते दुनिया के लिए। ये कथन किसने कहा? पियाजे ने कहा, कोलबर्ग ने कहा, पेवलाव ने कहा, स्किनर ने कहा। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि पियाजे ही बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं हम क्या है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये क्या दर्शाता है? देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है कि वो घर में तो सही में रहती है, लेकिन विद्यालय में बहुत अच्छी बात करती है, एकदम हंसमुख रहती है, खुले मन से रहती है विद्यालय में, लेकिन घर में नहीं रहती। तो इसका पहला ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऐसे थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, नहीं बल्कि प्रश्न उनका संज्ञानात्मक विकास करना उनका कार्य है, शिक्षकों का सर्वांगीण विकास। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को अपना घर पसंद ना हो। इसका राइट आंसर है 4, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उसके विचारों को कहाँ मान्यता मिलती है? विद्यालय में। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ सही है, संबंध रखता है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, तो इसका आंसर ही है मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर है 4, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। और जो हमने पहले लेक्चर लिए थे स्टार्टिंग में, ये लगभग 2011 की क्वेश्चन सीरीज के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं हम, और हमारे इसमें भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। 11वां प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है भाई? देखते हैं। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पहना बनाती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, गलत है ये। उसके बाद पिछले सीखे हुए को नए अभिगम से अलग करती है। ये भी रॉन्ग आंसर है, अलग नहीं है। विद्यार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। नहीं, बल्कि सर्वांगीण विकास है शिक्षा का। तो अब बचा के हमारे पास 4th आंसर, विद्यार्थियों को सीखने की प्रति रुचि। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है, विद्यार्थियों की सीखने के प्रति रुचि। इसका राइट आंसर 4 है। इसका राइट आंसर 4 है। वास्तविक दुनिया सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है। अब देखते हैं कथन क्या कह रहे हैं, और कथन में से कौन सा कथन हमारे लिए सही है। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बिल्कुल यही राइट आंसर है उसका, क्योंकि स्कूल में आने से पहले समाज ही उसकी अनौपचारिक शिक्षा का एकमात्र साधन है, और यही आंसर उसका राइट है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया को विशेष नहीं मानना चाहिए। कौन सा कथन जो ये कह रहा है कि भाई सीखने की प्रक्रिया को विशेष नहीं मानना चाहिए? तो ये कथन के देखते हैं कौन सा है। शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। नहीं, समाज में प्राप्त होता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। सीखने की व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्यमुखी होता है। नहीं मानना चाहिए, और जो नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो गलत पूछ रहा है, गलत ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 5वीं कक्षा में
पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अब ये कथन पूरा नहीं है, बस दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। तो देखते हैं क्या है। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए, सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि भी एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसे दिखाई नहीं देता, तो उसकी शिक्षण को सुगम किस तरह से बनाना चाहिए, तो उसका लिए इसने यहाँ पूछा है 5वीं कक्षा के हिसाब से। तो विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सबको दिख रहा उसको नहीं दिख रहा, वो दृष्टिबाधित है तो उसको भी हम शिक्षक हमें सभी को एक समान ही देखना, सभी विद्यार्थी को, कि भाई ये विद्यार्थी अच्छा इस पर ध्यान दे, ये कमज़ोर है इस पर ध्यान ना दे। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता को, धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है। 16 प्रश्न देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है क्या है? संवेदी, प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है मूर्त। 17 प्रश्न देखते हैं। 17 प्रश्न काफ़ी बड़ा है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक इस स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? कि भाई एक शिक्षक है जो कि लोकतांत्रिक रूप से विद्यार्थियों को कहीं पर भी बैठने की अनुमति देते हैं पूरी कक्षा के अंदर में। तो कुछ विद्यार्थी समूह बना के बैठते हैं और पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, कुछ खामोशी में पठन करते हैं। लेकिन एक अभिभावक है जिनको ये पद्धति पसंद नहीं आती, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा उपाय यहाँ पर बेहतर है, ये इस कथन प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है। तो अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए? नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे। ये भी नहीं। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल ये सही है आंसर इसका, क्योंकि वो एक शिक्षक के बाद अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना। विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, हर समस्या का समाधान चर्चा से हो सकता है। ये हमने अभी तक का जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर यही एक मात्र उपाय है सबसे बेहतर। 18वां प्रश्न देखते हैं हम क्या है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के सिद्धांत को मतलब किसने बढ़ावा दिया? सीखने के सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट है, सिद्धांतवादी है, और ये इसका आंसर है कि सीखने के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया? गेस्टाल्ट ने। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। अब कौन सी है? किसने किया ये पहचान? कोलबर्ग ने किया, स्किनर ने किया, एरिक्सन ने किया, पियाजे ने किया। तो इसका जो आंसर है पियाजे ने किया। निम्नलिखित में से बच्चे किस समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं अपने इसमें?
तो इसका जो है किशोरावस्था में वो अपने हम उम्र के साथ रहना पसंद करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। 21वां प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभाना चाहिए। क्या है? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थता, एग्रोमुखी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ईच, सेकेंड वाला। 22वां, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंत क्रिया का सिद्धांत। विकास जो है अविराम चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताए थे आपको। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, कक्षा पर्यावरण है, सभागार है या घर है? कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर परिभाषित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है भाई इसमें से। वहाँ जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, नहीं, क्योंकि रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों में क्रियात्मकता का विकास करना चाहिए, जिज्ञासा उनकी बढ़नी चाहिए। वहाँ जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वहाँ जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वहाँ जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। उसने क्या पूछा है? नहीं पूछा है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। और ये क्या है? शिक्षण पद्धति रटने पर बल नहीं देती। और जो गलत पूछा है, और जो यहाँ गलत है वही यहाँ पर सही है। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या है इसमें? शिक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया औपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोश बैठना, क्योंकि बच्चों को खामोश नहीं बिठाया जा सकता। उसका संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास हो, इसलिए प्रश्न पूछना ही इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? गलत पूछ रहे हैं वो यहाँ पर, और जो यहाँ गलत रहेगा वही यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगीत की आवश्यकता। तो यहाँ जो लग रहा है वो है हमारा राइट आंसर सी। मन का मानचित्रण संबंधित है बोध यानी समझ बढ़ाने की टेक्निक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्रण बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से। तो जाहिर सी बात है, मन, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन का विषय है, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से इसका संबंध है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने
का सबसे बेहतर तरीका है। अब क्या है सबसे बेहतर तरीका? विद्यार्थियों की सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ऑप्शन 1, ऑप्शन भी 2, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। क्या पूछ रहा है वो? प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है प्राथमिक स्तर पर? तो वो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। हमारा 32वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? 7 से 11, 11 वर्ष से ऊपर, जन्म नहीं है, 2 से नहीं है। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है, सॉरी मैंने ये कहा आपको, इसका राइट आंसर सेकेंड है, 11 वर्ष के ऊपर में, कि अमूर्त चिंतन। 11 वर्ष तक तो उसका बचपन ही रहता है, बाल्यावस्था, उत्तर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, वहाँ वो काल्पनिक इसमें। इनमें में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का पोषण करता है, सृजनात्मकता का पोषण करता है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण नहीं। इसका राइट आंसर जो है वो है सेकेंड, कि उनमें क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए, सृजनात्मकता। और यहाँ ये आपको आंसर की भी है। आज के लिए इतना ही।